दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए 5th सेमेस्टर के मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। 13 जनवरी 2026 को हमारा एग्ज़ाम है और 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा पेपर है वो पेपर फर्स्ट है, ठीक है। पेपर फर्स्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ पर हम उनको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, समाजवाद को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समाजवाद क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है समाजवाद। देखिए समाजवाद क्या है, प्रत्येक पदबंध के कुछ अनिवार्य निहितार्थ होते हैं जिनके आधार पर उनकी परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है तथा वह चाहे किसी के लिए ना सही, वह चाहे सभी के लिए ना सही, अधिकांश लोगों को स्वीकार हो सकती है। यानी समाजवाद की जो परिभाषा है, समाजवाद को हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि वो हर किसी के लिए नहीं, लेकिन अधिकांश लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको स्वीकार करते हैं। गार्नर का कहना है कि गार्नर क्या कहते हैं, राज्य के कार्यों के बारे में हस्तक्षेप विहीनता के सिद्धांत के बिल्कुल विरोधी रूप में वह सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए वह सिद्धांत है, वह सिद्धांत है जिसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे हम किसी और अधिक उपयुक्त शब्द के अभाव में समाजवादी सिद्धांत कह सकते हैं, जो शासन की न्यूनतम की बजाय अधिकतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के सार्थक राज्य पर विश्वास करने, अविश्वास करने तथा उसे ऐसी बुराई के रूप में देखने जिसके कार्यों को अधिकतम संभव सीमा तक सीमित करना चाहिए के स्थान पर एक सर्वोच्च तथा सकारात्मक भलाई मानते हैं और इसलिए आग्रह करते हैं कि इसका ध्येय लोगों के सामान्य आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक हितों का प्रोत्साहन देना है। यानी समाजवाद जो है, जो इसकी परिभाषा है, ये सभी को तो स्वीकृत नहीं होती, सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते, पर अधिकांश लोग इसको स्वीकार करते हैं और ये समझते हैं कि जो समाजवाद की नीतियाँ हैं वो समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए है, ठीक है। और क्या करते हैं, जो लोगों के बीच में, देखिए यहाँ पर लिखा सकारात्मक भलाई मानते हैं, यानी सकारात्मक भलाई, एक पॉजिटिव वेलफेयर मानते हैं और लोगों के सामान्य आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक जो हित है उसको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, देखिए यहाँ पर दिया है समाजवाद के इस रूप को, यहाँ देखिए समाजवाद के इस रूप के समर्थक राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं तथा समाज के धनी व निर्धन लोगों के जो बीच की खाई है इसको यथासंभव कम करने पर सारा बल देते हैं। जो समाजवाद के समर्थक होते हैं वो समझते हैं कि समाजवाद की जो नीतियाँ हैं, उनकी परिभाषाएं जो है वो समाज के कल्याण के लिए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इस पर पूरा बल देते हैं और समाज के जो धनी लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, इनके बीच में जो खाई पैदा हुई है, इनके बीच में जो भेदभाव है, मतभेद है, उनको दूर करने का पूरा बल देते हैं। इसके लिए उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं के विनिमय व वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व, प्रतियोगिता की समाप्ति, सामाजिक न्याय आदि के विषय का समर्थन करते हैं। संपूर्ण विचार प्रो-एफ-जे-सी हर्नसा के ने सामान्य बिंदुओं में समाहित किया है। कौन कौन सी वो बिंदु हैं हमें यहाँ पर देखना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा समाज का उत्थान, यानी किसी एक लोग की अपेक्षा किसी एक का उत्थान हो, इसकी अपेक्षा क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की अपेक्षा समाज का उत्थान, यानी एक लोग की अपेक्षा पूरे समाज के उत्थान के बारे में, पूरे समाज के विकास के बारे में सोचते हैं। मानवीय दशाओं का समानवीकरण करते हैं। तीसरा है पूंजीवाद का उन्मूलन और चौथा है भूमिपतिवाद यानी सामंतवाद की समाप्ति। पूंजीवाद क्या होता है आप समझते हैं, पूंजीवाद ये मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड में हमने अच्छे से समझा था, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखा है। पूंजीवाद क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पूंजीवाद और पूंजीपति, देखिए कोई किसी एक व्यक्ति बहुत धनी है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो क्या करेंगे, लेबर को रखेंगे और उस पर कार्य कराएंगे, श्रम कराते हैं, ठीक है। और उनको मजदूरी कितनी देते हैं, केवल निर्वाह मजदूरी देते हैं, और जो बाकी लाभ जो होता है, उत्पादन तो बहुत होता है और जो लाभ होता है वो किसके पास जाता है, पूंजीपतियों के पास जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पूंजीपति। और सामंतवादी जो है, इनके भी समाप्ति के बारे में बल दिया गया है। देखिए समाजवाद वह नीति अथवा सिद्धांत है जिसका लक्ष्य एक केंद्रीय प्रजातांत्रिक सत्ता की कार्यवाही से बेहतर वितरण की उपलब्धि तथा उसके अधीन वर्तमान की अपेक्षा पूंजी का बेहतर उत्पादन प्राप्त करना है। यदि हम इसके अनिवार्य तर्कों पर दृष्टि डालें तो समाजवाद के इस रूप का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाएगा। गार्नर के अनुसार, गार्नर ने क्या तर्क दिया यहाँ पर हमें देखना है।
गार्डनर के अनुसार आर्थिक संगठन की वर्तमान व्यवस्था में श्रम करने वाला व्यक्ति अपने परिश्रम का पर्याप्त फल प्राप्त नहीं करता। यानी जो आर्थिक संगठन है इसमें क्या व्यवस्था है कि जो श्रम करने वाला यानी कार्य करने वाला व्यक्ति है वो पर्याप्त अपने जितना वो मेहनत करता है उसका पर्याप्त फल नहीं पाता है। अधिकांश भाग पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने अथवा उनकी सेवाओं के लिए भुगतान में चला जाता है, पूंजीपतियों के पास जाता है जो श्रम के नियोजन का निर्देशन तथा निरीक्षण करते हैं, अथवा यह सट्टेबाजी या बिचौलिए की जेब में चला जाता है, किंतु श्रमिकों को बहुत कम भाग मिलता है जो वास्तविक उत्पादन का, यानी वास्तविक उत्पादन का बहुत छोटा सा भाग श्रमिकों को मिलता है। दूसरा क्या है, उत्पादन के साधनों पर उन थोड़े से लोगों का एकाधिकार कायम हो जाता है। यानी जो उत्पादन होता है उसके जो साधन होते हैं, साधन यानी जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कोई फैक्ट्री वहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है तो कपड़ा बनाने के लिए जो साधन है उसको हम कहेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे लिए साधन है। तो साधनों पर किसका नियंत्रण हो जाता है, थोड़े से लोगों का, अमीर लोगों का। जैसे किसी के पास पैसा है वो फैक्ट्री खोल दिया, मशीन ला दिया तो उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है। जनता का शोषण करते हैं और वो क्या करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, काम कराते हैं और केवल निर्वाह मजदूरी उसको देते हैं और सब जो लाभ होता है वो अपने पास रखते हैं, पूंजीपतियों के पास जाता है। अतः राज्य को संपूर्ण भूमि तथा पूंजी अथवा उत्पादन के साधनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। राज्य को इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, ये बात बताई गई है, जिसका प्रयोग इस समय केवल स्वामित्वधारी वर्ग के लाभ के लिए किया जा रहा है। तीसरा क्या है यहाँ पर देखिए, समाजवाद का सिद्धांत न्याय तथा अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है। समाजवाद का जो सिद्धांत है उसमें जो नीतियां वो किस पर आधारित है, न्याय पर आधारित है और अधिकारों पर आधारित है। ठीक है, भूमि तथा उसमें छिपी खनिज संपत्ति पर सबका अधिकार होना चाहिए, कुछ का नहीं। जो भूमि है, जो खनिज पदार्थ है, उन पर सबका अधिकार होना चाहिए, कुछ लोगों का नहीं होना चाहिए। ये समाजवाद में बताया गया है। समाजवाद का सिद्धांत राज्य की प्रकृति के स्वायत्त सिद्धांत के अनुकूल है। यह बताता है कि समाज केवल व्यक्तियों की भीड़ नहीं बल्कि प्राणवान शरीर के समान है। यानी बताया गया कि समाज क्या है, केवल लोगों का भीड़ नहीं है। यानी समाज इसको नहीं कहते कि हाँ इसमें 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग इकट्ठे, इसको समाज नहीं कहते। वो एक प्राणवान शरीर यानी जिनके अंदर प्राण, ऐसे शरीरों की भीड़, ऐसे शरीर है। कुछ की अपेक्षा सबका कल्याण प्रधान है तथा अधिकतम लोगों के हित साधन के लिए व्यक्ति विशेष के कल्याण को अनेक के कल्याण के अधीन होना चाहिए। यानी कुछ की अपेक्षा, ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि केवल कुछ लोगों का कल्याण हो, बल्कि सभी व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसा प्रधान होना चाहिए। यानी सबका कल्याण प्रधान होना चाहिए। इसके बारे में समाजवाद में डिफाइन किया गया। तो ये क्वेश्चन जो था समाजवाद का आपको समझ में होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, देखते हैं उपनिवेशवाद क्या है। देखिए, उपनिवेशवाद, विउपनिवेशवाद और न उपनिवेशवाद, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ये तीनों क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। उपनिवेशवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेश किसे कहते हैं, जब कोई ताकतवर देश यानी बहुत अमीर देश, ताकतवर देश किसी गरीब देश को उस पर अपना शोषण करता है, यानी उसको आर्थिक हानि पहुंचाता है, जो उसका प्राकृतिक वातावरण है उस पर हानि पहुंचाता है, तो इसको हम कहते हैं कि जो अमीर देश है और जो गरीब देश है, गरीब देश अमीर देश का उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी जो ताकतवर देश है वो गरीब देश का शोषण करता है, उसकी आर्थिक स्थिति को खत्म करना चाहता है, उस पर अपना नियंत्रण करना चाहता है, और जो उसका आर्थिक स्थिति की बात करें खत्म करना चाहता है, प्राकृतिक स्थिति खत्म करना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं उपनिवेश। तो जो गरीब देश होता है वो ताकतवर देश का उपनिवेशवाद कहलाता है। तो यहाँ हम उपनिवेशवाद के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए, सामूहिक स्वामित्व तथा प्रबंध व्यवस्था पूरी तरह प्रजातांत्रिक है। यानी जो अपनी व्यवस्था कैसी है, प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। वास्तव में समाजवाद प्रजातंत्र का आर्थिक अनुपूरक भाग है। यह नैतिक तथा उपकारवादी दोनों सिद्धांतों पर आधारित है तथा यही एकमात्र व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन में कुशलता व न्याय की प्राप्ति हो सकती है तथा व्यक्तिगत चरित्र के समग्र सामंजस्यपूर्ण विकास के ध्येय को साकार किया जा सकता है। देखिए, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, देखिए जो हमने बताया, आर्थिक, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हित के लिए करता है, उनके हित के लिए नहीं करेगा। जो गरीब देश है उनके लिए नहीं, अपने हित के लिए करता है। ठीक है, और अपने इन निर्देशों की पूर्ति के लिए इन राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित भी करता है, राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में लेता है। ये शक्तियाँ किस प्रकार इन क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करती है,
यह एक अलग प्रश्न है, परंतु औपनिवेशिक शक्तियाँ उपनिवेशों का अत्यधिक शोषण करती है। देखिए, अत्यधिक शोषण करती है, लोगों को परेशान करते हैं, किसान मजदूर ये सब परेशान होते हैं, इनका शोषण होता है और यहाँ के लोग इस शोषण के मजबूर दर्शक मात्र बनकर रह जाते हैं। उपनिवेशवाद की एक अन्य परिभाषा जो एक लंबे समय से मान्य है, जेपी हॉब्सन ने दी है। जेपी हॉब्सन ने उपनिवेशवाद की क्या परिभाषा दी है और उन्होंने यह परिभाषा अपनी किस पुस्तक में लिखी है? इनकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? जेपी हॉब्सन। इनकी पुस्तक क्या है? इम्पीरियलिज्म ए स्टडी इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने बताया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अफ्रीका में उपनिवेशवाद के 4 अलग अलग रूप है: कंपनी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा उपनिवेशीय। उपनिवेशवाद के प्रकार के आधार पर शासन के रूप में कुछ कुछ भिन्नता थी। यहाँ पर हमने देखा उपनिवेशवाद आपको समझ में आएगा। अब देखिए उपनिवेशवाद की विशेषताएं क्या होती है, इसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलोनियलिज्म। पहला है, औपनिवेशिक शक्तियों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलोकतांत्रिक थी, लोकतांत्रिक नहीं थी। जो औपनिवेशिक शक्तियाँ होती हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? अलोकतांत्रिक होती हैं, डेमोक्रेटिक नहीं होती। उपनिवेशवादी शासन के स्वरूप की भिन्नता अर्थहीन थी, क्योंकि सभी औपनिवेशिक व्यवस्थाएं अलोकतांत्रिक थी। औपनिवेशिक सरकारें लोगों की सहभागिता को स्वीकार नहीं करती। देखिए, जो औपनिवेशिक सरकारें थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी, इसलिए वो लोगों की सहभागिता को स्वीकार नहीं करती। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो लोगों की सहभागिता को स्वीकार करती है, स्वीकार नहीं करती। नीतियों तथा निर्णयों के आधार पर लोगों का नाम मात्र का हस्तक्षेप था। इस व्यवस्था में कई लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों की भूमिका होती है। कानून और व्यवस्था क्या है? शांति व्यवस्था को बनाए रखना औपनिवेशिक शासन का प्राथमिक उद्देश्य था। ये क्यों कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे? देखिए, कोई ताकतवर देश जब किसी गरीब देश का शोषण करता है, उसको अपना उपनिवेश बनाता है, तो लोग परेशान होते हैं, किसान परेशान होते हैं, मजदूर परेशान होते हैं। वो पहले से गरीब होते हैं, लोग उनका धन लूटते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके प्राकृतिक वातावरण को खराब करते हैं। तो इससे लोग परेशान होते हैं और परेशान होंगे तो लोग हड़तालें करेंगे, अपनी जो मांग है वो करेंगे। ये मांग ना कर सके, हड़ताल ना कर सके, इसलिए क्या करते हैं? कानून की व्यवस्था को कानून पर अधिक बल देते हैं, ठीक है, ताकि पुलिस कानून बनाएंगे तो लोगों की भीड़ को शांत कराएंगे। औपनिवेशिक शासन का अफ्रीकी लोगों की इच्छा के बिना उन पर थोपा गया, लोग के बिना शासित होने से स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं थे। देखिए, विरोध का सामना। औपनिवेशिक शासन को प्राय अपने शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। जो औपनिवेशिक शासन है इनको क्या करना पड़ता था? जो उनका शासन होता था इसके विरुद्ध प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। इसलिए शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखना औपनिवेशिक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन रहा, जिनके कारण उपनिवेशों के अधिकतर धन का व्यय शिक्षा, आवास तथा स्वास्थ्य के स्थान पर पुलिस तथा सेना का विकास व उसे बनाए रखने पर था। देखिए, जो अधिक धन है किस पर खर्च करना चाहिए? शिक्षा पर खर्च करनी चाहिए, स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, आवास पर खर्च करना चाहिए। लेकिन औपनिवेशिक सरकारें किस पर खर्च करती थी? पुलिस पर, सेना पर, ताकि लोगों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। उसके बाद क्या है? उपनिवेशवादी सरकारें निर्बल थी। अधिकतर उपनिवेशवादी सरकारों के पास धन का अभाव था। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अपने उपनिवेशों को अफ्रीका के शासन पर सारा धन व्यय नहीं करने देना चाहती थी। प्रत्येक उपनिवेशिक शासन के अभियानों पर होने वाले खर्च के लिए अधिकाधिक धन उगाहने के लिए उत्तरदायी था। उपनिवेशों का साधन संपन्न होना भी अर्थहीन था, क्योंकि शांति तथा व्यवस्था के परे सरकार थी। 4th पॉइंट क्या है? औपनिवेशिक सरकारें बांटो तथा राज्य करो की नीति का अनुसरण करती थी। जो औपनिवेशिक सरकारें थी वो किसका अनुसरण करती थी? बांटो और राज करो। सामर्थ्य के अभाव तथा कानून व व्यवस्था पर अत्यधिक जोर देने के कारण औपनिवेशिक शासन सभी प्रकार से बांटो तथा राज करो की नीति का अनुसरण करते थे। जानबूझकर ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन करते थे जिससे देशी शक्तियों का नेटवर्क तथा संस्थाएं कमजोर होती थी। मॉड्यूल 10 अफ्रीकन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से स्पष्ट होता है कि अफ्रीका के कई हिस्सों में उत्तर उपनिवेशवाद के जातीय संघर्ष की जड़ में किस प्रकार से भाषा, धर्म तथा जाति के आधार पर विभाजन के लिए औपनिवेशिक नीति उत्तरदायी थी। जो अमेरिका में जाति के स्थान पर, धर्म के स्थान पर, रंग के आधार पर विभाजन था, उसके लिए कौन उत्तरदायी थी? तो औपनिवेशिक नीति उत्तरदायी थी, ठीक है। देखिए, उसके बाद देखिए हमने कहा था उपनिवेशवाद, बी उपनिवेशवाद और नौ उपनिवेशवाद, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 2 है। बी उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद हमने समझा कोई ताकतवर देश किसी गरीब देश पर अपनी सत्ता स्थानांतरित करना चाहता है, यानी
उनका शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है, उनके प्राकृतिक शोषण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। जो गरीब कंट्री है वो उपनिवेशवाद हो जाती है अमीर देश का। और जब वो उनके सत्ता को परिवर्तित करते हैं, यानी उनके जो पॉलिटिक्स है उस पर नियंत्रण करते हैं, तो उसको समाजवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए विउपनिवेशवाद क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। विउपनिवेशवाद किसी उपनिवेश को समाप्त करने के लिए के संबंध में प्रयुक्त शब्द है, जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में श्रमिकों एवं संघ नेताओं ने युद्ध किया, किंतु 1941 के रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मानित हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया तथा साम्यवादियों ने इसे लोगों का युद्ध कहकर इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत प्रारंभ कर दी। 1945 में मुंबई और कोलकाता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाली जहाज पर लादने से इनकार कर दिया। 1946 में शाही नौसेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इसका समर्थन विद्रोह एवं हड़तालें से की। औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्ष भी मजदूरों ने पोस्ट रेलवे एवं अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़तालों में भागीदारी निभाई। मजदूर भी, किसान भी, सब लोग हड़ताल में भागीदारी निभाते थे। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय साम्राज्यवाद के विध्वंस की गति को तेज करने में कई कारणों ने मदद की। वस्तुतः विश्व युद्ध के पश्चात तमाम नवोदित राष्ट्र अस्तित्व में आते गए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में गुलामी को समाप्त कर एक नए युग का आरंभ हुआ। यानी जब लोगों को आज़ादी मिली, जैसे एशिया अफ्रीका के देश जो थे वो गुलामी से आज़ाद हुए, मुक्त हुए, यानी जब वो आज़ाद हुए तो साम्राज्यवादी राष्ट्रों की पकड़ से इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को विऔपनिवेशीकरण का नाम दिया गया। औपनिवेशिक मुक्ति के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटी राजनीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की। दूसरे शब्दों में दो देश में बटे गुट से अपने को अलग रखा। इसी कारण नवोदित राष्ट्रों को तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड भी कहा गया। यानी जो नवोदित राष्ट्र हैं जो गुलामी से आज़ाद हुए उन्हें क्या कहा गया, तृतीय विश्व कहा गया। ठीक है, इस दृष्टि से औपनिवेशिक उन्मूलन प्रक्रिया ने तृतीय विश्व के उदय में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। उसके बाद नव उपनिवेशवाद क्या है, इस पर हम टिप्पणी देखते हैं क्या होता है। न्यू कोलोनियलिज्म क्या होता है, विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को नव उपनिवेशवाद कहते हैं। किसे कहते हैं, विकसित देश। विकसित देश क्या होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये विकसित देश है। और हम अपना भारत हो गया कैसा है, विकासशील देश है। तो विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में कोई आंतरिक मामले अपने देश के, इसमें प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किए जाने वाले जो हस्तक्षेप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद कहते हैं। या तो प्रत्यक्ष रूप से करें या परोक्ष रूप से करें। अगर हस्तक्षेप हो रहा है विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों में तो उसे क्या कहेंगे, नव उपनिवेशवाद कहेंगे। नव उपनिवेशवाद की धारणा को मानने वाले का सोचना है कि पूर्व में उपनिवेशी शक्तियों ने जो आर्थिक ढांचा बना रखा था अब भी उन उपनिवेशों पर नियंत्रण करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप के देशों ने एक लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के देशों पर अपना साम्राज्यवादी जाल फेंक कर उनका राजनीतिक व आर्थिक शोषण किया। यानी जो यूरोपीय कंट्री है वो एक लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के लोगों पर राज किया। लेकिन उन देशों में उभरने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों ने साम्राज्यवादी देशों के मंसूबों पर पानी फेंक धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के देश एक एक करके साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्ति पाने लगे। जब साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने दिन लौटते नजर आए तो उन्होंने औपनिवेशिक शोषण के नए तरीके तलाशने शुरू कर दिए। उन्होंने इस प्रक्रिया में उन देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आर्थिक साम्राज्यवाद का सहारा लिया। यानी जो यूरोपीय देश है अपना शोषण बनाए रखने के लिए, जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्या किया, साम्राज्यवाद का सहारा लिया। स्वतंत्र होने के पश्चात यानी स्वतंत्र होने के बाद जो नवोदित राष्ट्र यानी जो नए राष्ट्र हैं जो आज़ादी से मुक्ति पाए हैं इस स्थिति में नहीं रहे कि वो अपना स्वतंत्र आर्थिक विकास कर सके। यानी कई सालों से उन्हें लूटा जा रहा था। ऐसे देश जो अभी नए आज़ाद हुए नवोदित, देखिए नवोदित राष्ट्र है, इसका मतलब जो आज़ादी पाए हैं, जो
चंगुल में से फंसे थे और अब जाकर वो आज़ाद हुए हैं, उनमें इतनी स्थिति नहीं रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही कि वो अपने देश का जो आर्थिक स्थिति है उसका विकास कर सके। उनके आर्थिक विकास में सहायता के नाम पर विकसित साम्राज्यवादी देशों ने